नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 15 लगा है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसके अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके क्या क्या आपके सॉल्यूशन बनते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड 365। इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिसका इस्तेमाल हम MS वर्ड के अंदर करते हैं, है ना, डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। एक्चुअली में दोस्तों जो Ctrl+D होता है, क्या होता है दोस्तों आपका Ctrl+D। इससे क्या होता है दोस्तों, Ctrl+D से हम क्या करते हैं, Ctrl+D से हम कोई भी शॉर्टकट तरीके से हम सोचते हैं कि हम कीबोर्ड से ही अगर डायरेक्ट चल जाए किसके अंदर, अगर हम जो लिख रहे हैं MS वर्ड के अंदर उसकी अगर फॉन्ट साइज हमें चेंज करनी हो, ठीक है, या फिर हमें कलर चेंज करना हो, या फिर हमें साइज चेंज करनी हो, कोई भी ऐसी इस टाइप की कुछ चीज़, या कलर चेंज करने की, कोई भी स्टाइल चेंज करने की बात हो, तो हम चाहते हैं इसके लिए जो विंडो ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो फिर एक एक करके जाओ पीसी वगैरह में, माई कंप्यूटर में, या इस तरह से, या फाइल सेक्शन में जाके ऐसे करके जाओ। तो इतनी माथापच्ची क्यों करें, इससे अच्छा अपन शॉर्टकट की ही दबा दे, कौन सा Ctrl+D, तो अपने को वो डिस्प्ले ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो Ctrl+D हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उसमें 2-3 टर्म होती है, जिसमें एक टर्म अपन पढ़ते हैं दोस्तों यूटिलिटी। क्या पढ़ते हैं, यूटिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, उपयोगिता। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, जिसको अपन बोलते हैं उपयोगिता। तो एक तो टर्म होता है यूटिलिटी, एक टर्म होता है दोस्तों TU, जिसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ TU मतलब टोटल यूटिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं कुल उपयोगिता। एक होता है दोस्तों MU का मतलब होता है दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सीमांत उपयोगिता। ये 2-3 टर्म होती है। ठीक है, उपयोगिता मतलब किसी भी वस्तु के अंदर दोस्तों अपने को सेटिस्फेक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है। देखो एक बात बताओ, अपन कोई भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, क्यों, ताकि हमको उसको यूज़ करने पर क्या मिले, संतुष्टि मिले। तो कोई भी वस्तु उसके अंदर भी तो कुछ ऐसा है ना जिससे वो अपने को सेटिस्फाई कर पा रही है। इकोनॉमिक्स कहती है उसके लिए टर्म इस्तेमाल करो, उसको अपन क्या बोलते हैं, उपयोगिता। उपयोगिता का क्या मतलब है, किसी भी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो कैपेसिटी क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से। फिर उसी से रिलेटेड दोस्तों एक टर्म होती है, इसका नाम होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब आप जैसे ब्रेड खा रहे हो आप, तो ब्रेड आप खा रहे हो, जैसे रोटी आप खा रहे हो, आपको भूख लगी तो आपने सबसे पहली रोटी खाई, उसने आपकी कुछ आवश्यकता को संतुष्ट किया, अपन ने उसको कुछ मेजरमेंट दिया कि मैंने इतना मेरे को इससे सेटिस्फेक्शन मिली। फिर दूसरी रोटी आपने खाई, उससे थोड़ी कम आपको कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी। तीसरी रोटी खाई, उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हर यूनिट, हर चपाती को से जितनी मेरे को क्या मिली, सेटिस्फेक्शन मिली, अगर मैं उन सबको जोड़ दूं तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी टोटल यूटिलिटी, बोले तो आपका कुल उपयोगिता। डन है क्या। और टोटल यूटिलिटी का अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कुल उपयोगिता की, तो सीमांत उपयोगिता की अपन आराम से डेफिनेशन सीख सकते हैं। क्या कि प्रत्येक नई इकाई का उपभोग करने पर, जैसे एक रोटी खाई उसके बाद जब मैं दूसरी रोटी खाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना। पहली वाली से मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरी वाली से कुछ मिलेगी, लेकिन 100% दोनों सेटिस्फेक्शन में कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। भाई पहली वाली रोटी से मुझे कुछ उपयोगिता मिली, दूसरे से कुछ मिली, उनके बीच का जो दोस्तों अंतर है, उनके बीच का क्या है, अंतर है, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। हमसे यहाँ अंतर की बात की थी कि कुल उपयोगिता में, टोटल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं कि एक नई इकाई का जैसे ही उपभोग करें उससे फिर दोस्तों TU में जो क्या आएगा, चेंज आएगा। एक प्रत्येक नई यूनिट का कंजप्शन करने पर जो हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या आता है, चेंज आता है, उसी को अपन बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों MU। तो MU इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पहला देखते हैं, हमारी बॉडी है दोस्तों, उसके pH वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है दोस्तों, ये तो एकदम सही है। ये स्टेटमेंट पहला वाला तो एकदम सही लग रहा है। अब अगर पहला ही सही लग गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अपन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी पहला स्टेटमेंट एकदम सही। हमारी बॉडी दोस्तों pH वैल्यू 7 और 7.8 मतलब 7 और 8 के बीच में लगभग काम करता है। वर्षा के जल का pH जब 8.2 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। कितनी बेवकूफ़ वाली बात है, जब अपने को पता है कि अम्लीय होने के लिए, एसिड होने के लिए बताओ 7 से कहाँ आना पड़ेगा, 0 की तरफ आना पड़ेगा। और यहाँ तो 8.2 हुआ, यहाँ तो 14 की तरफ जा रहे हैं, तो 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो चीज़ कैसी हो जाएगी दोस्तों, बेसिक, या फिर हिंदी में बोले तो कैसी हो जाएगी, क्षारीय या एल्कलाइन इंग्लिश में बोले तो। और अगर एसिडिक बनाना तो 7 से 0 की तरफ आना पड़ेगा, अम्लीय बनाने के लिए 7 से 0 की तरफ आना पड़ेगा, जबकि pH वैल्यू 8.2 दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग हो गया। जीव विस्तृत pH में जीवित रह सकता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अ वाइड रेंज ऑफ pH रेंज। ये हिंदी वाली लाइन थोड़ी सी अच्छे से नहीं समझ आएगा, आपको इंग्लिश पढ़ोगे समझ आ जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो जीव जंतु है, वो एक मतलब एक वाइड, एक लंबी रेंज के अंदर pH वैल्यू में जीवित रह सकते नहीं, वो एक प्रॉपर 7 के आसपास की रेंज होती है, उसी में सर्वाइव करते हैं लगभग। ठीक है, ना एसिडिक ज्यादा होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत।
अगला, मुंह के अंदर अगर पीएच मान 1.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। हमारी सलाइवा वगैरह के अंदर, लार वगैरह के अंदर, मुंह के अंदर पीएच वैल्यू अगर 1.5 से कम हो तो हमारे दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, 1.5 में तो 100% टूटेंगे, 1.5 नहीं, अगर पीएच वैल्यू 5.5 से ही कम होनी स्टार्ट होगी ना, तब से ही दंत क्षय की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए 1.5 तक जाने की जरूरत नहीं है। आप 7 से, अगर आपके मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से अगर कम होनी स्टार्ट होगी ना, तो ही आपके डेंटल कैविटी की, तब से ही डेंटल कैविटी की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको 1.5 तक तो आने की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट प्रॉपर एकदम आपका सही नहीं है। तो स्टेटमेंट ओनली कौन सा आपका, ओनली स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? मैं कह रहा हूं कुछ ही मत देखो, एक प्लेज में एकमात्र अब तक का इतिहास है, खिलाड़ियों में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है, उसके अलावा आज तक किसी को भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न अवार्ड आज तक किसी खिलाड़ी को सिर्फ एक के अलावा नहीं मिला है। वो कौन है दोस्तों? वो आपके सचिन तेंदुलकर। तो बाकी अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय, बाकी आप जानते ही हो दोस्तों, सचिन, ये जो अगर भारत रत्न अवार्ड की स्टार्टिंग बात करें तो 1954 के अंदर भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ, है ना, नागरिक सम्मान है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है आपका? भारत रत्न है दोस्तों। भारत रत्न से नीचे आपके पद्म अवार्ड्स आ जाते हैं, पद्म पुरस्कार आ जाते हैं, पद्म अवार्ड्स है, इसके सारे नीचे आते हैं। पद्म अवार्ड्स में भी सबसे ऊपर कौन है दोस्तों आपका? तो वो है आपका पद्म भूषण, सॉरी विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से नीचे कौन सा दोस्तों? पद्म विभूषण से नीचे है आपका पद्म भूषण। और पद्म भूषण से नीचे कौन सा है दोस्तों? पद्म भूषण से नीचे है आपका पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री। क्लियर है क्या? ये आपके पद्म अवार्ड्स हैं। इन सब की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1954 के अंदर हुई थी। भारत रत्न हर साल नहीं दिए जाते हैं, जबकि पद्मा अवार्ड्स तो हर साल दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स तो हर साल दिए जाते हैं। इनकी घोषणा दोस्तों कब की जाती है? हर साल पद्मा अवार्ड्स की घोषणा की जाती है 25 जनवरी की शाम को, 25 जनवरी की इवनिंग के अंदर ही दोस्तों, है ना, घोषणा कर दी जाती है कि इस साल किन किन लोगों को ये अवार्ड देंगे, मिलेंगे। घोषणा होती है, मिलते कब है? अगले दिन 26 जनवरी को नहीं, मिलते हैं लगभग मार्च या अप्रैल महीने के अंदर राष्ट्रपति भवन में। फिर एक एक करके बुलाया जाता है जिन जिन लोगों के नामों की घोषणा होती है और उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन भारत रत्न हर साल नहीं दिए जाते हैं। ये तो कभी 2 साल में या 3 या 4 या 5 साल में जब इच्छा होती है गवर्नमेंट उसका भारत रत्न के हिसाब से डिक्लेरेशन करती है। लेकिन चाहे ये सबके सब नागरिक सम्मान है, इसमें हाईएस्ट आपका भारत रत्न है। शुरुआत इन सब की हुई थी कब दोस्तों? 1954 के अंदर। 1954 के अंदर इन सब की क्या हुई थी दोस्तों? आपकी शुरुआत हुई थी। चलो ठीक है। और अगर आपको ये भी बता दूं कि पहला जो आपका फर्स्ट भारत रत्न 1954 में किसको मिला था? तो दोस्तों 3 लोगों को मिला था। और याद रखना ये रूल भी एक साथ 3 लोगों को से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस बार पिछले साल दोस्तों ये रूल तोड़ा भी गया, ब्रेक भी हुआ। पिछली बार कई लोगों को मिला भारत रत्न अवार्ड। लेकिन अगर अपन देखें 1954 में दोस्तों, तो 1954 में 3 लोगों को यह अवार्ड मिला था। किसको? एक तो हमारे पहले प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और दूसरे हमारे दोस्तों बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने रमन इफेक्ट्स के बारे में बताया था दोस्तों। रमन इफेक्ट जानते हो ना दोस्तों, बहुत ही फेमस आपके साइंटिस्ट रहे हैं, जिनको अगर अपन देखें, जिनके बारे में अगर अपन बात करें तो उनको क्या मिल चुका है दोस्तों? उनके बारे में अगर अपन बात करें तो उनको आपका बहुत ही फेमस नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है रमन इफेक्ट्स वगैरह के लिए, जिन्होंने स्कैटरिंग वगैरह की घटना के बारे में बताया था। तो ये भी अपन जानते हैं। क्या नाम है उनका? सीवी रमन। क्या नाम है दोस्तों उनका नाम है ना, डॉक्टर सीवी रमन। तो उनको मिल चुका है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों तो फिर आपके सी राजगोपालाचारी को भी दोस्तों मिल चुका है। क्या मिल चुका है? भारत रत्न अवार्ड आपका मिल चुका है। भारत रत्न अवार्ड आपका मिल चुका है। क्लियर है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें अपने को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, क्या कहानी नहीं इसके बाद। ठीक है, कौन कौन हो गए दोस्तों? सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी के बारे में आप जानते हो, स्वतंत्र भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के दूसरे गवर्नर जनरल थे और लास्ट गवर्नर जनरल ये थे। उसके बाद ये व्यवस्था ही खत्म हो गई थी गवर्नर जनरल की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, हमारा संविधान लागू होने के बाद हमारे लिए प्रेसिडेंट नाम की पोस्ट आ गई थी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट आपके टॉपिक पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है? आप कहियो कि ये बात ही समझ में नहीं आएगी, बात क्या हो रही है यहाँ पर। देखो दोस्तों,
अपन जब बात करते हैं एक पोस्ट है भारत के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका नाम है CAG। CAG की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? CAG की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसका जिक्र कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक है दोस्तों? 148 से लेकर 158 तक जितने भी आर्टिकल, उसमें हमारे CAG का ही जिक्र होता है। अब दोस्तों CAG होता क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर CAG की अगर अपन बात करें, CAG की अगर अपन बात करें तो क्या होता है दोस्तों? देखो हम हर साल भारत सरकार के अंदर भी और हर साल राज्य सरकार भी अपना अपना बजट पेश करती है। उसके तहत बहुत से कामों के लिए आपको पता है पैसा अलॉट किया जाता है। अब वास्तव में वो पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, या किस मंत्रालय को कितना पैसा मिला, उसमें से उन्होंने वापस कितना खर्च किया, या कहीं बीच में गबन तो नहीं किया, तो इसके लिए भी जाँच के लिए भी हमारी कोई एक संस्था होनी चाहिए ना। तो इसके लिए दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया CAG। डिपार्टमेंट का नाम भी CAG है और इस पूरे डिपार्टमेंट को जो हेड करता है, लीड करता है दोस्तों, उस पद का नाम भी क्या है दोस्तों? CAG है। तो इस पूरे डिपार्टमेंट को लीड करने वाला एक व्यक्ति होगा, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? CAG। और इस CAG डिपार्टमेंट और इस पद का जिक्र आर्टिकल 148 से लेकर कहां तक है? 151 तक है। ठीक है, जिनका काम ऐसा ऑडिटिंग वगैरह का काम होता है। तो 148 में तो किसका जिक्र है दोस्तों? 148 में दोस्तों CAG कौन होगा, वो है ना कि उसकी नियुक्ति का जिक्र है, उसकी अपॉइंटमेंट का जिक्र है कि CAG की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? हमारे यहाँ पर CAG की नियुक्ति, तो CAG की नियुक्ति करता है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। तो CAG की नियुक्ति, फिर उसको शपथ कौन दिलाएगा, है ना, या फिर उसको अगर उसके पद से हटाना है तो उसको हटाने की क्या प्रोसेस है, या फिर वो अपना त्याग पत्र किसको देगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का जिक्र किसके अंदर है? 148 के अंदर है। आर्टिकल 148 के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी ओथ, ठीक है, उसका रेजिग्नेशन या उसको रिमूवल प्रोसेस, इन सब चीज़ों का जिक्र किसके अंदर? आर्टिकल 148 के तहत है। और वर्तमान में दोस्तों आज की तारीख में, हमारे आज की तारीख में दोस्तों CAG कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो वो है दोस्तों, है ना, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति, कंफ्यूज मत होना। संजय मल्होत्रा भी हाल ही में बने, लेकिन वो तो RBI के गवर्नर बने 26वें। RBI के गवर्नर बने हैं कौन? 26वें। कौन? संजय मल्होत्रा। इससे पहले 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास, जिनका आपको पता हो तो अभी हाल ही में, है ना, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया PMO ऑफिस के अंदर। किनको? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास इससे पहले 25वें नंबर के क्या थे बताओ? RBI के गवर्नर थे। अब वो वहां से तो हट चुके हैं, उनकी जगह आ गए संजय मल्होत्रा। अब आज की तारीख में संजय जो आपके शक्तिकांत दास हैं वो क्या है? वो आपके प्रधानमंत्री ऑफिस में दोस्तों प्रधान सचिव हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं बात बता रहा था, संजय मूर्ति वर्तमान में हमारे क्या है दोस्तों? CAG हैं। CAG है। मैंने संजय मल्होत्रा का नाम क्यों लिया? क्योंकि संजय आगे ना, यहाँ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। वर्तमान में CAG बोले तो संजय मूर्ति हैं, लेकिन वर्तमान में RBI के गवर्नर बोले तो संजय मल्होत्रा है। मल्होत्रा तो अपने राजस्थान के रहने वाले हैं, बीकानेर के। तो 148 में तो इन सब चीजों का जिक्र है दोस्तों। 149 में दोस्तों CAG की पावर का, CAG की शक्तियों और पावर और ड्यूटीज, शक्तियों और कर्तव्यों का जिक्र। एक CAG का क्या क्या कर्तव्य होगा, क्या क्या उसकी ड्यूटीज होगी, वो आर्टिकल 149 में है। जबकि आर्टिकल दोस्तों 150 के अंदर अगर अपन देखें, ठीक है, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अकाउंट्स, उनके लेखें, उनके अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है, ये तय करता है कौन? CAG। किसकी सलाह से? राष्ट्रपति की सलाह से। तो अकाउंट्स किस तरीके से क्या होंगे, उनके अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन होंगे, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन होंगे, इस चीज का जिक्र है किसके अंदर? आर्टिकल 150 के अंदर है। आर्टिकल 150 के अंदर है। जबकि दोस्तों आर्टिकल 151 के अंदर क्या है दोस्तों? आर्टिकल 151 के अंदर यह है कि दोस्तों हर साल दोस्तों CAG क्या करेगा दोस्तों? हर साल CAG क्या करेगा? एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा कि वास्तव में जो आपने बजट में वगैरह में पैसा दिया था वो वास्तव में कितना पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा, ग्राउंड पर कितना खर्च हुआ। इसके लिए हर साल दोस्तों एक एनुअल रिपोर्ट, हिंदी में बोले तो वार्षिक प्रतिवेदन, क्या बोलेंगे दोस्तों? हिंदी में बोले तो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा दोस्तों? CAG। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तय करेगा दोस्तों वो देगा, किसको देगा दोस्तों? वो एनुअल रिपोर्ट सौंपेगा किसको? CAG, प्रेसिडेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो दोस्तों वो तैयार करेगा एनुअल रिपोर्ट, वो सौंपेगा हर राज्य के किसको? हर राज्य के गवर्नर बोले तो राज्यपालों को। फिर प्रेसिडेंट का काम होगा, वो उस रिपोर्ट को रखाएगा किसके अंदर? पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, मतलब पार्लियामेंट में रखवाएगा। ये आगे काम इसका है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। जबकि गवर्नर का काम है कि जो रिपोर्ट CAG की मिली है वो उसको जाके रखवाए किसके अंदर? रखवाए दोस्तों? हर राज्य की विधानसभा के अंदर। विधानसभा, इंग्लिश में बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रखवाए। ये वाली बात करता है आर्टिकल 51। और यही हमसे दोस्तों पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कि वो जो संपरीक्षा या जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है या जो एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो CAG तैयार करता है, उसका जिक्र कौन सा आर्टिकल में? तो उसका जिक्र है आर्टिकल आपके किसके अंदर दोस्तों? आर्टिकल 151 के अंदर है। मैंने चारों ही आर्टिकल आपको अच्छे से समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको 1% भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर में कैसा भी क्वेश्चन CAG से रिलेटेड आए तो आप आराम से कर लोगे। बोलो क्लियर है क्या?
डन है। और वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है दोस्तों? के संजय मूर्ति। डन, ओके। नेक्स्ट अगला देखो, कलिंग तट किसका पुराना नाम है? तो कलिंग है ही कहां? उड़ीसा में, तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं। कलिंग तट किसका पुराना नाम था दोस्तों? उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का पुराना नाम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हमें 4 टाइप के दोस्तों बेरोजगारी के नाम दिए हुए हैं, 4 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के नाम दिए हुए हैं। हमें बताना है कि जो हमको डेफिनेशन दे रखी है क्वेश्चन में वो कौन से टाइप की बेरोजगारी है दोस्तों। ठीक है, जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार, उसमें दोस्तों ये टर्म है। तो हमसे पूछा गया है, एक वो बेरोजगारी का रूप है दोस्तों जिसमें जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी को खो देता है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होता है। मतलब एग्जांपल समझो, एक आदमी जिसने जो भी जहां वर्तमान में काम कर रहा है वहां से तो उसको नौकरी से निकाल दिया है, वो खुद निकला, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी वो बेरोजगार है, अभी वो दूसरी नौकरी की क्या है? तलाश में है। तो जब तक वो बेरोजगार है, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको वर्ड याद रखना दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं, है ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों? अब क्या होता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक खेत है, खेत में जैसे एक माँ बाप है और उसका एक लड़का है ना, वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। जबकि उस किसान के दोस्तों पता चला 4 बेटे, कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। तो उस खेत में काम करने के लिए भी माँ बाप और उस एक बेटा काम करे तो सफिशिएंट है, इस ज्यादा जरूरत भी नहीं है। लेकिन बाकी वाले जो 3 बेटे, उनके पास भी अभी कोई रोजगार नहीं है। 3 में से चलो एक के पास रोजगार है, 2 के पास रोजगार नहीं, अब वो करे तो क्या करे? तो बैठे बैठे बोला ठाले ही बैठे हैं, इससे अच्छा चलो खेत में जाके कुछ काम ही कर लेते हैं। क्या खेत में वास्तव में उन लोगों की भी जरूरत थी? नहीं, लेकिन बस वो ठाले बैठे हैं इसलिए आके चुपचाप काम कर रहे हैं, चलो कुछ तो कर रहे हैं बस। लेकिन ऐसे ठाले बैठे सिर्फ इस वजह से वहां जाके काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनकी वहां जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। वो नहीं होते तो भी उतने प्रॉपर टाइम में प्रॉपर काम हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से दोस्तों जो छुपी हुई, ये भी एक तरह की छुपी हुई बेरोजगारी है। ऐसी बेरोजगारी को दोस्तों बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहां आपकी जरूरत नहीं लेकिन फिर भी आप सिर्फ बस एक बैठे कुछ कर रहे हो बस, है ना, जबकि आपकी वहां जरूरत नहीं लेकिन फिर भी आप जा रहे हो जबरदस्ती। तो दोस्तों, या समझ रहे हो, एक जैसे क्लिनिक है, अब क्लिनिक में दोस्तों 4 लोगों की आवश्यकता है ही नहीं, बताओ, फिर भी दोस्तों 4 लोग रखे हुए हैं, आवश्यकता 2 लोगों की है, तो 2 जो लोग ऐसे बैठे हुए दोस्तों, वो एक तरीके से वैसे तो बेरोजगार है लेकिन हकीकत में वो बेरोजगार है, उनको कभी भी ऐसे निकाला जा सकता है। तो ऐसी छिपी हुई बेरोजगारी को एक तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में कौन है दोस्तों? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, है ना, किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? हुमायूं का जो मकबरा है उसकी दोस्तों जो विधवा थी, मरने के बाद तो विधवा ही कहलाएगी ना दोस्तों, उनकी विधवा कौन थी दोस्तों हुमायूं की? वो थी आपकी बीगा बेगम। बीगा बेगम के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था लगभग 1569 से 74 के बीच में, है ना। तो ये इसकी विधवा थी, विधवा थी, विडो थी, जिसका नाम था, भाई मरने के बाद तो बीगा बेगम विधवा हो जाएगी हुमायूं की। तो इन्होंने दोस्तों इसके लिए क्या कहते हैं, इस टॉम का या एक तरीके से इस मकबरे का क्या करवाया था दोस्तों? आपका निर्माण करवाया था। क्या नाम है उनका दोस्तों? बीगा बेगम। कंफ्यूज मत होना, ये आपको अच्छे से क्या करना है दोस्तों? याद करना है। क्लियर है क्या? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, आर्किटेक्ट कौन था, कभी कभार वास्तुकार भी पूछ लेते हैं, भाई ये तो बनवा रही है खुद जाके थोड़ी उसका मॉडल तैयार कर रही है, उसको मॉडल, उसका आर्किटेक्ट कौन था, वास्तुकार कौन था उसका? तो दोस्तों उसका नाम था मिर्जा ज्ञात। क्या नाम था दोस्तों? मिर्जा ज्ञात। क्या नाम था दोस्तों? मिर्जा ज्ञात। क्या नाम था? मिर्जा ज्ञात, या पूरा नाम बोलना चाहो तो मिराक मिर्जा ज्ञात, मिराक मिर्जा ज्ञात, ज्ञात ये आर्किटेक्ट थे। जबकि हुमायूं से रिलेटेड अगर बात बोलूं तो हुमायूं की दोस्तों एक सिस्टर भी थी, हुमायूं की दोस्तों एक बहन थी, और बहन का नाम था दोस्तों ये जो लिखा हुआ है गुलबदन बेगम। क्या नाम है दोस्तों? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ये क्यों बता रहा हूं? इन्होंने दोस्तों हुमायूं की जीवनी लिखी थी, हुमायूं के जीवन के ऊपर किताब लिखी थी, जिसको बोलते हैं जीवनी, इंग्लिश में बोलते हैं बायोग्राफी। एक होता बायोग्राफी, एक होता ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी तो आत्मकथा होती है, जो इंसान खुद लिखता है, तो खुद थोड़ी लिख रहा है। हुमायूं के जीवन के ऊपर उसकी बहन ने किताब लिखी थी, इसका नाम था गुलबदन बेगम, और उस किताब का नाम था दोस्तों हुमायूं नामा। क्या नाम था दोस्तों? हुमायूं नामा। तो कई बार अगर यह पूछ लिया जाए कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो आएगा उत्तर गुलबदन बेगम। लेकिन हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बीगा बेगम, जो कि इसकी विधवा वाइफ थी आपकी। ठीक है, और इसका हुमायूं के मकबरे का आर्किटेक्ट, वास्तुकार कौन था? तो मिराक मिर्जा ज्ञात। अगला, आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है। ठीक है, आर्कटिक जो ओशन है वो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ पोल के आसपास है, वहां पे है दोस्तों। तो वहां की कहानी में हमसे पूछ रहा है कि वहां पर अगर अपन नीचे की तरफ थोड़ा देखें तो इस तरफ जो पैसिफिक ओशन है, और यहां पर दोस्तों एक जल संधि है दोस्तों, वहां हमें उस जल संधि का नाम बताना है। मैं तो कह रहा हूं बाकी शब्द अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो पाक जो जल संधि, वो तो दोस्तों अपन जानते हैं इंडिया के और श्रीलंका के बीच में, यहां पर क्या लेना देना उत्तरी ध्रुव से, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता।
बॉस्फोरस जल संधि दोस्तों ये आपके यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया के दोस्तों क्या है बीच में, खास करके अगर आप टर्की देखोगे, कौन सा देखोगे, टर्की, तुर्की देश देखोगे, तो तुर्की में अगर आप देखोगे दोस्तों आपका कौन सा, तुर्की में अगर आप देखोगे दोस्तों काला सागर, कौन सा सागर, ब्लैक सी, ठीक है, कौन सा सी दोस्तों, जो आप देखोगे अगर ब्लैक सी, तो काला सागर, और दोस्तों आपका एक है मारमरा सागर, कौन सा दोस्तों, मारमरा सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में दोस्तों जो जल संधि है दोस्तों उसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। क्या दोस्तों, बॉस्फोरस जल संधि। तो इसका भी उत्तर ध्रुव से तो कोई लेना नहीं, नॉर्थ पोल तो कितना ऊपर है एकदम, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, है ना, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। हडसन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हडसन तो कहां पर है, कनाडा के पास में। हडसन कहां पर है दोस्तों, हडसन है कनाडा के पास में, नीचे की तरफ ही है, ठीक है, कनाडा के पास में, ठीक है। ये हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक सागर या लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती है, कौन सी, हडसन जल संधि, ये भी नहीं हो सकता। बेरिंग जल संधि एकदम परफेक्ट है दोस्तों, लगभग नॉर्थ सी के आसपास ही है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपका बेरिंग जल संधि। क्या उत्तर होगा दोस्तों, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बिल्कुल सही है। जल संधि समझते हो ना, जो दो जलराशियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों जो बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जल संधि है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ऊपर से आर्कटिक सागर को, किसको दोस्तों, आर्कटिक सागर को नीचे की तरफ देखें तो किससे, प्रशांत महासागर से क्या करती है दोस्तों, जोड़ने का काम करती है। प्रशांत महासागर बोले तो पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करती है दोस्तों, कौन सी, बेरिंग जल संधि। ये आर्कटिक सी मतलब उधरी, आर्कटिक मतलब नॉर्थ पोल के आसपास की सारी कहानी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बेरिंग जल संधि। इनमें से कौन सा मंत्रालय है दोस्तों जिसने जलदूत ऐप लॉन्च किया दोस्तों, तो जलदूत दोस्तों जो ऐप है दोस्तों, ये जो ऐप है, इस ऐप को लॉन्च किया गया है भारत सरकार का ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज मंत्रालय। मैं पूरा लिख देता हूं, ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज दोस्तों जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दोस्तों जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। क्या है दोस्तों जलदूत ऐप, अगर आपसे पूछा जाए इस ऐप के अंदर क्या है क्या चीज नहीं है दोस्तों, तो ये ऐप एक्चुअल में क्या करता है, पानी के लेवल को मापता है। किसको मापता है दोस्तों वाला ऐप, ये पानी के स्तर को, पानी के लेवल को, पानी के स्तर, पानी के लेवल को दोस्तों क्या करता है, मापता है। कैसे, खास करके मानसून, ये ऐप एक्चुअली 2 बार पानी का मेजरमेंट लेता है। एक तो मानसून से पहले कि पूरे भारत के अंदर गांवों के अंदर खास करके जो कुएं हैं, पानी के स्तर को मापता है किसके अंदर, कुओं के अंदर, वेल्स के अंदर, ठीक है। तो मानसून से पहले कुओं के अंदर पानी का लेवल क्या है, और मानसून आने के बाद है ना पानी का लेवल क्या है, वो लेवल से एक डेटा तैयार किया जाता है। और उसके लिए जो इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है वो है जलदूत ऐप। और इस ऐप को लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब, दिसंबर 1885 में, बिल्कुल सही है। इसका पहला सेशन कहां पर हुआ था, तो यह भी अपने को पता है, बॉम्बे में। इसके अगर पूछा जाए फाउंडर कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बहुत बार पूछा जाता है, तो दोस्तों ए.ओ. ह्यूम, है ना, ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, यही फाउंडर थे, संस्थापक थे किसके, कांग्रेस के। और कांग्रेस के पहले महासचिव भी यही थे, महासचिव को इंग्लिश में बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी यही बने थे। और पहला सेशन कहां पे हुआ था, 1885 में, बॉम्बे में। लेकिन अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के पहले, अध्यक्ष को ए.ओ. ह्यूम नहीं थे, याद रखना। प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए ना कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो बने थे दोस्तों W.C. बनर्जी। कौन बने थे दोस्तों, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन में दोस्तों कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों, 72 लोगों ने, 72 रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर आए थे। लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सेकंड जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर कितने लोग आए थे, तो सेकंड अधिवेशन अगर पूछा जाए तो याद रखना उसके अंदर 434 लोग आए थे। कितने लोग आए थे, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, 434 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। हमसे तो पूछा है 1885 वाले पहले सेशन में कितना है, तो पहले सेशन में आए थे 72। हमसे पूछता सेकंड सेशन जो हुआ था दोस्तों, आपका सेकंड सेशन कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। सेकंड सेशन कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, स्थापना क्या बोलूंगा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी इस सेशन की। और उसमें 434 लोग, मतलब 434 कांग्रेस के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे आपके। अगला, इनमें से कौन सा दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका नहीं है। तो ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, कितना बेसिक सी बात पूछती दोस्तों। सोडियम हम सब जानते हैं, सोडियम क्या होता है, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 11। तो मास ऑलमोस्ट हम जानते हैं, अगर शुरू के अगर देखें 15-20 एलिमेंट का, तो ऑलमोस्ट जितना उनका एटॉमिक नंबर था उसका दुगना कर दो, लगभग उसके आसपास। तो 11 का दुगना करोगे तो कितना होता है, 22। 22 के आसपास सबसे नजदीक की संख्या कौन सी, 23। तो लगभग दोस्तों सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था।
अगला, इसमें से किस झील को तैरते हुए द्वीपों के ना फ्लोटिंग आइलैंड लेक के नाम से भी जानते हैं? तो अपन सब अच्छे जानते हैं दोस्तों, लोकटक झील है दोस्तों, और ये कहां पर है? लकटक नहीं, लोकटक झील है ना, लोकटक झील है, और ये कहां पर है? आपके मणिपुर में। कहां पर है दोस्तों? ये आपके कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? ये आपके मणिपुर के अंदर है। ठीक है, लोकटक झील कहां पर है? आपके मणिपुर के अंदर है। और इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी है लोकटक झील के अंदर, वो भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए उसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। एक्चुअली फ्लोटिंग मतलब क्या है? एक झील सी है, इसके अंदर बीच में छोटे छोटे से टापू से बने हुए, ऐसा लगता है जैसे तैर रहे हैं, और वो एक नेशनल पार्क भी है, इसलिए उसको तैरता हुआ नेशनल पार्क भी बोलते हैं इस झील के अंदर। तो उस नेशनल पार्क का अगर आपसे नाम पूछा जाए कि इस मणिपुर के अंदर, और ये कौन से राज्य की बात हो रही है दोस्तों? मणिपुर की बात हो रही है। तो मणिपुर के अंदर लोकटक झील के अंदर एक नेशनल पार्क है दोस्तों, उसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है दोस्तों? उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और उसके अंदर एक हिरण है जो बड़ा फेमस है, जो पूछा भी जाता है, संगाई। संगाई, संगाई जो डियर है दोस्तों, वो कहाँ का है दोस्तों? संगाई डियर है दोस्तों आपके मणिपुर के अंदर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। संगाई एक फेस्टिवल भी है, अगर ये पूछा त्योहार का भी संबंध किससे? तो मणिपुर से है। क्या नाम हो गया दोस्तों? संगाई। और इस नेशनल पार्क के अंदर दोस्तों एक घास पाई जाती है, इसी झील के इस नेशनल पार्क में घास पाई जाती है, उसका नाम है फुमडी, FUMDI, फुमडी। ठीक है, मणिपुर में। और झील कौन सी होगी? अगेन बोल रहा हूं, लोकटक झील। कौन सी झील होगी दोस्तों? वो होगी आपकी लोकटक झील। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखो। शहनाई दोस्तों एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, और इसमें कितने छिद्र होते हैं दोस्तों? शहनाई के अंदर दोस्तों कितने छिद्र होते हैं? शहनाई के अंदर 7 छिद्र होते हैं। कितने? शहनाई के अंदर कितने छेद होते हैं दोस्तों? 7 छेद होते हैं। शहनाई के लिए बहुत ही फेमस कलाकार कौन से दोस्तों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सेना में छिद्र कितने होते हैं? 7। ठीक है, नेक्स्ट अगला। किस टीम ने दोस्तों रणजी ट्रॉफी दोस्तों 2021-22 का खिताब जीता है? 2021-22 का खिताब अगर आपसे पूछा जाए, बताओ किसने जीता है? तो दोस्तों 2021-22 का खिताब अगर आपसे पूछा जाए अपने से, तो ये जीता था आपके किसने? ये जीता था आपके मध्य प्रदेश ने। किसने जीता था दोस्तों? ये 2021-22 का खिताब जीता था मध्य प्रदेश में। देखो, मैं आपकी नॉलेज के लिए कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। देखो, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट, ये अपन बात कर रहे हैं किसकी? रणजी मैचेस की। रणजी मैच जो होते हैं आपके, कितने दिन का खेल होता है इसमें? नॉर्मल टेस्ट में, इंटरनेशनल टेस्ट मैच में तो दोस्तों 5 दिन का होता है। हमारे यहाँ पर नेशनल लेवल पर जो टेस्ट मैच खेला जाता है, जिसको रणजी मैचेस भी बोलते हैं, ये 4 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है? 4 दिनों का। और जो पहला जो दोस्तों रणजी टूर्नामेंट खेला गया था, वो खेला गया था दोस्तों 1934-35 में। आपको बोले सर 2 साल तक चला था? नहीं, 2 साल क्यों बोल रहा हूँ? लगभग दिसंबर महीने में शुरू होता है हर साल, और जनवरी फरवरी तक चलता है, लगभग 2-3 महीने। तो 1934 का दिसंबर और 1935 का जनवरी फरवरी, इसलिए इसको बोलते हैं 1934-35। तो पहला दोस्तों रणजी मैच 1934-35 में हुआ था, और इसको दोस्तों जो जीता था जिसने, वो जीता था किसने? मुंबई ने। किसने जीता था दोस्तों? ये जीता था मुंबई ने। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा दोस्तों 2000 कौन सा पूछा? 21-22, तो ये तो जीता दोस्तों MP बोले तो किसने? मध्य प्रदेश ने। हमसे अगर पूछता दोस्तों 2022 और 23 का किसने जीता, तो 2022-23 की अगर अपन बात करें दोस्तों, 2022-23 का जीता दोस्तों सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने जीता था। हमसे अगर पूछता दोस्तों 2023-24 का जो हुआ था, वो किसने जीता? वो जीता दोस्तों अगेन मुंबई ने। किसने जीता? मुंबई ने। ठीक है, और 2024-25 का भी चल रहा है, अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं, तब तक अपन बोल नहीं सकते। डन है, तो ये सारी कहानी हो गई। आपसे पूछा था 21-22 का MP उत्तर हो गया। एक मजे की बात बता देता हूं, सबसे ज्यादा बार रणजी मैचेस किसने जीते दोस्तों? मुंबई ने। कितनी बार जीते दोस्तों? 42 टाइम्स। 42 टाइम्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, सबसे ज्यादा रणजी किसने जीता दोस्तों? मुंबई ने जीता। कितनी बार? 42 बार जीता है, ये एक रिकॉर्ड है। और लास्ट टाइम जो हुआ था इससे पहले, वो भी मुंबई नहीं जीता था। इस साल देखते 2024-25 का कौन जीतता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हमसे जो पूछा था उसका उत्तर भी आपके पास है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? तो उप उष्ण पूछा है, उष्ण नहीं है, उप उष्ण है, ट्रॉपिकल नहीं है दोस्तों। क्या है? सब ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल होता तो तापमान थोड़ा ज्यादा होता, लेकिन उससे कम है, तो कम है तो दोस्तों फिर आपका लगभग 17 से 24 डिग्री के बीच में लगभग तापमान होता है सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। अगला है, हमें बताना इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। आपको पता हो तो अपने जितने भी एनिमल्स है दोस्तों, है ना, आपको पता है इस दुनिया के अंदर समस्त जीवों को पहले तो कितने किंगडम के अंदर बांटा गया? तो 5 किंगडम के अंदर। कितने किंगडम के अंदर? 5 में कई बार सॉल्यूशन में बता चुका हूं आपको मॉक टेस्ट में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। तो 5वां जो किंगडम है उसका नाम है क्या? एनिमल किंगडम। अब अपने को पता, प्रत्येक किंगडम को, किंगडम बोले तो जगत, किंगडम बोले तो जगत, जंतु जगत, जंतु जगत को भी आगे कुछ फाइलम, कुछ संघों में बांटा गया है, कुछ संघ में बांटा गया, कुछ फाइलम में बांटा गया है। कितने फाइलम है दोस्तों? वो 11 है। कितने हैं वो? 11 है।
ठीक है। 11 फाइलम जो अपन पढ़ते हैं, पॉरीफेरा वगैरह हो गया, सिलेंट्रेटा, निडेरिया वगैरह नहीं पढ़ते हैं, प्लेटी हेलमिंथीजन, एस्की हेलमिंथीजन, ये सारा पॉरीफेरा वगैरह नहीं सारे पढ़ते हैं। 11 फाइलम है आपके। हमें उन 11 फाइलमों में से कुछ फाइलम का नाम दिया गया और उनमें से कुछ जंतुओं का नाम दिया है। उसमें से कोई एक है जो गलत जोड़ा दे रखा है, जो जंतु आना किसी और फाइलम में चाहिए लेकिन किसी दूसरे फाइलम में नाम दे रखा है, हमको वो पहचानना है। तो पहला ही दोस्तों गलत है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ये बहुत कॉमन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जो लीवर फ्लूक होते हैं दोस्तों, लीवर फ्लूक एक तरीके के फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? फ्लैट वॉर्म्स। और वॉर्म्स याद रखना सारे के सारे क्या होते हैं? कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं। और जिंदगी में याद रख, कृमि जितने भी होते हैं वो सारे हेलमिंथीज में आते हैं, और ये है आपके फ्लैट है तो ये आते हैं आपके प्लेटी हेलमिंथीज में, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर आते हैं। तो ये एक्चुअल में गलत है, ये आपके निमेटोडा के अंदर नहीं आएगा दोस्तों, ये प्लेटी हेलमिंथीज में आएगा। तो लीवर फ्लूक किस में आते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज में आते हैं। ये पहला ही गलत है, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं। आगे देखना क्यों, आगे 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 जितने भी देर को सबके सब सही दे रखे। तो प्लेटी हेलमिंथीज में आते हैं आपके लीवर फ्लूक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा। अगला है बंधन बैंक के दोस्तों गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको दोस्तों हाल ही में क्या किया गया? अपॉइंट किया गया है। ये तो डायरेक्ट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा, अनूप कुमार सिन्हा को। अगला, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में दोस्तों किसने कामकाज संभाला है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके जितेंद्र मिश्रा। कौन हो जाएंगे दोस्तों आपके, है ना, ये कौन हो जाएंगे दोस्तों आपके? ये हो जाएंगे आपके एयर मार्शल, कौन हो जाएंगे आपके? जितेंद्र मिश्रा हो जाएंगे दोस्तों। वेस्टर्न कमांड के हेड के रूप में दोस्तों किसने कामकाज संभाला दोस्तों? तो वो है एयर मार्शल आपके जितेंद्र मिश्रा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में 2025 को क्या घोषित किया दोस्तों? 2025 को दोस्तों भारत का जो डिफेंस सेक्टर उसने किस रूप में घोषित किया है? हम इस साल सुधार करेंगे डिफेंस में, तो ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, रक्षा सुधार का वर्ष घोषित किया 2025 को किसने? रक्षा क्षेत्र ने। अगला, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ब्रेल दिवस होते हैं ना दोस्तों जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि वगैरह बनी होती है, तो उनके अंदर और क्या नवाचार किया जाए या उनके अधिकारों का कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, इसके लिए हर साल मनाया जाता है ब्रेल दिवस। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2025 में किसने आईसीसी के मुख्य कार्यकारी पद, मुख्य कार्यकारी मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। तो अभी हाल ही में दोस्तों जनवरी 2025 में आईसीसी के सीईओ से हटने की घोषणा किसने की दोस्तों? तो वो की दोस्तों जॉफ एलार्डिस ने। किसने की दोस्तों? जॉफ एलार्डिस ने ये घोषणा की। को बोलेगा सर फिर वो जैसा क्या है? अरे जैसा तो अध्यक्ष है, जैसा वर्तमान में क्या है दोस्तों? अमित शाह के जो बेटे हैं वो तो आईसीसी के क्या है दोस्तों? वो तो आईसीसी के चेयरमैन है। बोले तो क्या है? अध्यक्ष है, ना कि सीईओ। अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में आईसीसी के? तो वो है वर्तमान में दोस्तों कौन? जय शाह। कौन है दोस्तों? वो है वर्तमान में जय शाह। जय शाह वर्तमान में क्या है दोस्तों? आपके सीईओ बोले तो अध्यक्ष है। किसके? आईसीसी के। और आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो वो है आपके दुबई में। दुबई, दुबई कहां पड़ता है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। दुबई को राजधानी नहीं है यूएई की, यूएई की राजधानी तो अबू धाबी है, ठीक है ना, लेकिन वहां का फेमस शहर है दुबई। तो यहीं पर हेडक्वार्टर है किसका? आईसीसी का। आईसीसी के हेड कौन है दोस्तों? आपके जय शाह है। डन। लेकिन आईसीसी के सीईओ थे दोस्तों जॉफ एलार्डिस, और उन्होंने हाल ही में दोस्तों इससे हटने का फैसला किया। ये लगभग 2021 से बने हुए थे। अगले आखिरी क्वेश्चन है, जो सीनियर नेशनल की जो गेम है आपका टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, उसमें सिंगल्स में पुरुषों में दोस्तों मेल में किसने जीता है? तो वो उत्तर आएगा दोस्तों मानुष शाह। मानुष शाह, मानुष शाह ने दोस्तों ये क्या किया? इवेंट आपका जीता है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। एक एक करके मैंने आपको जितने क्वेश्चंस थे उनके अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताया, जिसमें जहां जितनी जरूरत थी उसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया, जहां डायरेक्ट फैक्ट्स थे वहां मैंने आपको फैक्ट्स बताए। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं दोस्तों आने वाले नए मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू।